जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज 27 फरवरी 2025 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये है हमारे ज्ञान सर। और गाइज, आप लोगों के लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेड बैच गाइज आपके लिए है, क्योंकि जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। प्लस हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हैं तो उसके भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। प्लस इसमें अभी डिस्काउंट्स भी जो है वो चल रहा है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, बताइए करंट अफेयर्स की क्लास के बारे में और डिस्काउंट जो है वो लीजिए। और ये देखिए, आज की ये टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो सेशन को आज के स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं कि आप लोगों ने क्या आंसर्स जो है वो दिए हैं। बहुत बढ़िया, आयुष गुप्ता रेगुलरली आंसर्स दे रहे हैं, ऐसे ही आंसर्स जो है वो देते रहिए। और आयुष गुप्ता का एक मैसेज है कि एक राज्य में दो मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्यों जरूरी है। आयुष देखो, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास वो जनरल स्टडी से जो है वो रिलेटेड आ रहे हैं। और मेरी जो क्लास जो चलती है वो करंट अफेयर्स की चलती है, तो प्लीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप जो बैच में हैं वहां पर आपकी पॉलिटी की जो फैकल्टी हैं उनसे इस प्रकार के जनरल स्टडीज के डाउट जो है वो क्लियर करें, क्योंकि आपके लिए वहां पर बैच में मेंटर भी अवेलेबल है जो आपकी हर एक स्टेप में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। राइट, बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी, यानी कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए आंसरेबल हूँ, क्योंकि देखो कुछ लिमिटेशंस होती हैं फैकल्टीज के ऊपर जो उनको फॉलो करनी रहती है। राइट, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड, आपके आंसर्स बहुत बढ़िया आए हैं। सर, जो इंटरनेशनल स्कीम होता है उसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो प्रीति, क्या होता है, जैसे आप हिंदी मीडियम से एग्जाम जो है वो लिख रहे हो, राइट, बट क्या होता है कि इंटरनेशनल जो स्कीम्स होती है ना, आप कई बार प्रीलिम्स में भी देखिएगा। प्रीलिम्स में जो इंटरनेशनल स्कीम्स होती हैं, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो होते हैं, इंटरनेशनल कैंपेन्स जो होते हैं, वो इंग्लिश में जो है वो लिखे रहते हैं, है ना। हिंदी वाले भी इंग्लिश में जो है वो लिखे रहते हैं, तो आप मेंस में भी जब लिखेंगे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। बट वो कैसे, हिंदी मतलब लिखेंगे आप हिंदी में ही, राइट, बट वो होना चाहिए, वर्डिंग उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, समझ रहे हो आप। तो ये चीज है। जैसे अभी अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, कोई टॉपिक अगर इस प्रकार का आएगा तो मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो दे दूंगा, तो उससे आपको जो है वो क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। वो बहुत बढ़िया है यार। और आई थिंक कल महाशिवरात्रि में आप लोगों ने संकल्प लिया होगा कि भाई कुछ भी करके आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो बस लगे रहो, डिसिप्लिन में रहो, अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो करो। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता भी बहुत बढ़िया है, रेगुलर बेसिस पर आप आंसर्स दे रहे हो, ऐसी आंसर्स जो है वो देते रहो। और रही बात आपके जनरल स्टडीज के डाउट्स की, तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन जो है वो दे दिया है। और बहुत बढ़िया, फ्यूचर ब्यूरो का बेहतरीन, सबके सही आंसर जो है वो आए हैं। बहुत बढ़िया। समीर भटनागर, आंसर्स लिखना शुरू करो। ईशा, बहुत बढ़िया। पायल भारती, बहुत बढ़िया। श्रेया तिवारी, शानदार। आपके आंसर्स देख के रहे हो मजा आ जाता है। ऐसे ही आंसर्स लिखते रहो, और कोई भी अगर करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और बाकी इन जनरल एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट्स है, किसी परेशानी में आप जो है वो फंसे हुए हो, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इन जनरल इंक्वायरी जो है वो मैं आपकी जो है वो हैंडल करूंगा। तो आज की ये सब टॉपिक्स हैं गाइस, जिनको एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट डाउन करने वाली, वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। प्लस आपको फोकस करना है सिर्फ समझने के ऊपर, कि जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से जो है वो समझिए। चलिए देखो, सबसे पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत समझने वाला टॉपिक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम बात करेंगे सोलार कोरोनल होल्स के बारे में और उनका इंपैक्ट किस प्रकार से इंडियन मॉनसून और स्पेस वेदर पर पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्पेस और वेदर के बीच एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो क्या होते हैं ये सोलार कोरोनल होल्स। देखो, सोलार कोरोनल होल्स जो हैं वो सूर्य के, सन के सरफेस पर जो ब्लैक पैचेस होते हैं, जो सराउंडिंग प्लाज्मा से थोड़े कम डेंस और कूलर होते हैं। देखो सिंपल शब्दों में आपको ध्यान में रखना है कि सन के आउटर लेयर पे, जो सूरज है उसकी जो बाहरी सतह है, वहां पर कुछ आपको ब्लैक पैचेस नजर आते हैं। यही है सोलार कोरोनास। क्या है ये? सोलार कोरोनास।
और ये उसको सोलार कोरोनल होल्स भी हम कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो सूर्य की होती है उसको बोलते हैं कोरोना, है ना। और इसमें जो ब्लैक पैचेस पड़ गए हैं उसको बोलते हैं कोरोनल होल्स। पहली बार 1970 में एक्सरे सैटेलाइट से इसको डिस्कवर किया गया था। कोरोनल होल्स के पास ओपन मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन होती है जो हाई स्पीड सोलार विंड्स को रिलीज करती हैं। मतलब यहां से आपको सोलार फ्लेयर, सोलार विंड जो है वो नजर आती है, जो रिलीज होती है। पता है, ये जो सोलार विंड्स होती हैं ये हमारी सैटेलाइट्स को डैमेज करने तक की क्षमता जो है वो रखती हैं, इसलिए इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो ये हम मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई, अभी कुछ मतलब को पहले सिर्फ सुन लो, समझ लो टॉपिक को, फिर अपन एक एक करके स्कैन करेंगे पूरे टॉपिक को, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि भाई ये सोलार कोरोनल होल जो है वो क्या है। सूर्य की बाहरी सतह पर जो ब्लैक पैचेस नजर आते हैं ये कोरोनल होल्स है, और यहीं से सोलार विंड जो है वो रिलीज होती है। पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अब कोरोनल होल जो है गाइस ज्यादातर सूर्य के पोल के पास पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ज्यादातर सूर्य के पोल्स के पास। और ये सोलार साइकिल की डिक्लाइनिंग फेज में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि जब सोलार साइकिल खत्म हो रही होती है तो उस समय ये सबसे ज्यादा नजर आता है। आपको सोलार साइकिल के बारे में भी जनरल स्टडीज में पढ़ना बहुत जरूरी है। हर 12 साल की ये सोलार साइकिल हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये सोलार विंड जो कोरोनल होल से निकलती है उनकी स्पीड पता है 450 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की होती है। इतनी स्पीड जो स्पेस वेदर को इन्फ्लुएंस करती है। अब इसके इंपैक्ट हम लोग को स्पेस वेदर में क्या देखने को मिलते हैं? तो जब ये हाई स्पीड सोलार विंड्स, यानी कि जो हवा जो सूर्य की तरफ से आ रही है बहुत हाई स्पीड में 450 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में जो आती है, ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है। तो जियो मैग्नेटिक तूफान होते हैं, यानी कि धरती के आसपास स्पेस में तूफान हम लोग को देखने को मिलते हैं जो नजर आते हैं, और इससे हमारी सैटेलाइट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इवन जीपीएस सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी फर्क पड़ता है। तो धरती का जो आयोनोस्फीयर है ना, धरती की अलग अलग हम लोग को एटमॉस्फेयर में लेयर्स देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, पढ़ा होगा नहीं आपने, है ना। तो ये जो स्फीयर है उसमें एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनोस्फीयर। तो धरती का जो आयोनोस्फीयर है वो भी इंपैक्ट होता है इसके कारण, जिससे रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो मतलब ये जो तूफान आता है सूर्य से जनरेट होकर, तो ये हमारे सैटेलाइट्स को, रेडियो सिस्टम को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बुरी तरह से अफेक्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और धरती का आयोनोस्फीयर तक इंपैक्ट हो जाता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब एक स्टडी आई है जिसके थ्रू पता लगा है कि हमारा जो भारतीय मॉनसून है उस पर भी फर्क पड़ता है इस कोरोनल होल्स के कारण। स्टडी के मुताबिक कोरोनल होल्स जो है उसका इंफ्लुएंस इंडिया के मॉनसून पैटर्न पर भी पड़ता है। सोलार एक्टिविटीज जैसे कि सन स्पॉट्स और कोरोनल होल्स दोनों ही मॉनसून की वेरिएबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग में हेल्प कर सकती है। तो अगर हम कोरोनल होल्स के टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हम समझ सकते हैं कि ये सोलार इवेंट्स का इंटर प्लानिटरी वेदर पर क्या रोल होता है, यानी कि अलग अलग प्लैनेट्स पर इन सोलार विंड जो है वो किस प्रकार से अफेक्ट करती हैं। और इस स्टडी से एल्फिन वेव्स के डिस्टरबेंस को समझने में मदद जो है वो मिलती है। तो देखो प्रीलिम्स में आपसे इसकी डेफिनेशन बस पूछ सकते हैं ये लोग कि ये कोरोनल होल्स क्या है, इससे ज्यादा जो है वो आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इस पर स्टडी जो है वो चल रही है, और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का मॉनसून भी जो है वो इससे अफेक्ट जो है वो हो सकता है, राइट। तो बस जितनी चीज मैंने आपको बताई है समझने के लिए उतनी काम की है। अब पेन और पेपर निकालो और जो चीज बताते आ रहा हूं वो लिखते जाओ। अभी देखो न्यूज में क्या है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्यूरेटली एस्टिमेशन लगा दिया है, इन्होंने एक्यूरेटली जो है वो अनुमान लगा दिया है कि थर्मल और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो सोलार कोरोनल होल्स का क्या है। यानी कि सिंपल शब्दों में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जो है उन्होंने क्लियरली ये चीज बता दी है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार का है, लिखने की जरूरत नहीं है। कोरोनल होल्स मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से स्पेस के वेदर को इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं, और इंडियन मॉनसून की बारिश को भी इन्फ्लुएंस करने की इनमें क्षमता होती है। और स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी, इसमें 8 साल के डेटा का उपयोग जो है वो किया गया। सोलार और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो का डेटा, इसमें 8 साल का डेटा जो है वो यूज किया गया और उसको पब्लिश किया गया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में। तो क्या है ये सोलार कोरोनल होल्स, ये आपको क्लियर हो गया। ये पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख डालो एज इट इज अपने नोट्स के अंदर।
एज इट इज पूरी डेफिनेशन लिख डालो कि ये बड़े से डार्क क्षेत्र होते हैं, ब्लैक कलर का रीजन होता है सूर्य के आउटर लेयर में। और ये पहली बार जो है वो कब डिस्कवर हुआ था? तो 1970s के समय पर डिस्कवर हुआ था, ये भी लिख लेना। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आप लिखोगे कि इनकी इससे जो है वो रिलीज होती है सोलार विंड। ये क्या रिलीज करता है? सोलार विंड रिलीज करता है। हाई स्पीड सोलार विंड जो है वो ये इन होल से रिलीज करता है। और जिसकी स्पीड जो हो सकती है वो ब्रैकेट में लिख देना, 450 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है ये। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है। अब हाई स्पीड सोलार विंड जो है वो कोरोनल होल से जब जब निकलती है तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी हमारे इंटरैक्ट करती है, जिससे कि धरती के आसपास जो है वो तूफान जनरेट जो है होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम्स। और ये डिस्टरबेंस के कारण जो है वो हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं, ये भी लिख लेना। धरती का आयोनोस्फीयर भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण रेडियो वेव्स को भी जो है वो नुकसान पहुंचता है, ये भी लिखेंगे आप। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन खत्म तक हो सकता है। अब एक स्टडी बता रही है कि इंडियन मॉनसून को भी जो है ये अफेक्ट करते हैं। बस ये तो आपने स्टार्टिंग में लिख ही दिया, तो और लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सन स्पॉट्स और कोरोनल होल्स क्या होते हैं। तो सन स्पॉट्स और कोरोनल होल्स जो है वो दोनों सोलर एक्टिविटी फिनोमिना है, बट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है। कोरोनल होल्स जो है वो ज्यादातर हम लोग को सूर्य के अपर एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी क्षेत्र में कोरोना में जो है वो नजर आते हैं। बट सन स्पॉट्स जो होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि फोटोस्फेयर में नजर आते हैं। ये पहला डिफरेंस, कि अगर सन स्पॉट की बात हो रही है तो आपको लोअर एटमॉस्फेयर ध्यान में रखना है, फोटोस्फेयर यानी कि थोड़ा सा और अंदर, यानी कि बाहर साइड में आपको जो है वो कोरोना में कोरोनल होल्स नजर आएंगे, नाम से समझ में आ रहा है कोरोनल होल्स। और सन स्पॉट थोड़े से अंदर आपको जो है वो नजर आते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, जिसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। सन स्पॉट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं, ये लिखेंगे आप। कोरोनल होल्स जो होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए सोलार विंड जो है वो उससे एस्केप हो जाती है। सिर्फ आप एक ही पॉइंट लिखेंगे, सन स्पॉट ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है, बेहद मजबूत है। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो आपको ऑप्टिकल लाइट में नजर आ जाएंगे, बट कोरोनल होल्स जो है उनको आप अल्ट्रा वायलेट या एक्सरे वेवलेंथ में देख सकते हो, ये भी चीज लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनको स्टडी जो है वो करके हम रिसर्चर जो है वो पता लगा सकते हैं कि सूर्य के इंटीरियर के ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में, यानी कि सूर्य को स्टडी करने में ये काफी फायदेमंद हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बस दैट्स इट। जितनी चीज मैंने आपको बताई है लिखने की, सिर्फ उतनी चीज लिखनी है एग्जामिनेशन के लिए, बाकी उससे ज्यादा कुछ काम का नहीं है आपके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसपे सिविल सर्विसेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। एजुकेशन और फेडरलिज्म का टॉपिक, यानी कि संघवाद का टॉपिक। तो अभी लफड़ा जो है वो चल ही रहा है। ये बेसिकली थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, पहले ध्यान से सुनिए आप। तो देखो, ये टॉपिक हमारे एजुकेशनल सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। एजुकेशन पॉलिसी और फेडरलिज्म, कल के टॉपिक पे भी हल्का सा ओवरव्यू हमने इस टॉपिक का जो है वो लिया था। तो ये टॉपिक खास तौर पे तमिलनाडु के अपोजिशन को फोकस करता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर है। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रीसेंट न्यूज ये कह रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने तमिलनाडु का सेंट्रल शेयर जो है समग्र शिक्षा अभियान फंड रोक दिया है। यानी कि जो समग्र शिक्षा अभियान का जो कोष है, फंड है, यानी कि जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन प्रमोट करने के लिए पैसा देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दी कि हम तमिलनाडु को पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिजेक्ट कर दिया। तमिलनाडु का कहना है कि ये जो सरकार जो कर रही है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को खराब कर रहा है और राज्य की जो ऑटोनॉमी है एजुकेशन के ऊपर उसको अफेक्ट कर रहा है। तमिलनाडु ने अपना स्टैंड को क्लियर करते हुए कहा कि इस रिजेक्शन से स्टेट की एजुकेशन ऑटोनॉमी को जो है वो हार्म होगा, नुकसान जो है वो पहुंचेगा। तो लफड़ा सिर्फ इतना सा है, जो आपको समझ में आ गया कि तमिलनाडु जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने से तमिलनाडु ने मना कर दिया, इसलिए केंद्र सरकार अब उसको फंड जो है वो तमिलनाडु को प्रोवाइड नहीं करा रही है, और इसी को लेकर लफड़ा जो है वो चल रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गाइस 2020 में तीन भाषा प्रथा का जिक्र जो है वो किया गया है। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आपको पता होगा, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज मेंशन है, जिसमें तमिल, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाना मैंडेटरी है। अब तमिलनाडु ने 1968 से दो भाषा प्रथा, टू लैंग्वेज पॉलिसी जो है, तमिल और इंग्लिश को फॉलो किया है और इस पॉलिसी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया।
क्योंकि उनके लिए हिंदी को लागू करना कोई एक्सेप्टेबल ऑप्शन नहीं है। तमिलनाडु का ये स्टेंस काफी पुराना है, यानी कि जिस चीज पर तमिलनाडु खड़ा है कि भाई हम हिंदी को जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तमिलनाडु के अंदर एजुकेशन में, तो ये बहुत पुराने समय से ही ये कर रहे हैं। 1937 से ही वो हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है। अब चिंता जो है वो स्टेट की ऑटोनॉमी को लेकर जो है वो बढ़ती जा रही है। गाइज आपको बता दें कि एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे बीच में एक बार क्वेश्चन भी जो है वो पूछा था। सभी लोगों ने इसका आंसर भी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया। कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल के अंदर आती है हमारी, जैसे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए सेंटर और स्टेट मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। अब तमिलनाडु का कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हर स्टेट में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करना स्टेट की ऑटोनॉमी को जो है वो कमजोर कर देगा। तमिलनाडु अपनी एजुकेशन पॉलिसी को अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से जो है वो चलाना चाहती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, वहां पे आप हिंदी भी जो है इंप्लीमेंट करो। तो इस चीज को लेकर तमिलनाडु खिलाफ है। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं एक सिंपल सा, कि क्या साउथ इंडिया में अगर स्टेट हिंदी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रही है तो क्या वो सही है या गलत है? आपकी क्या राय होगी, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं। बट एक मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं ना, उससे थोड़ा दूर रहा करो। उसका मैं रीजन दे रहा हूं कि आपको नहीं पता कि आपकी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपकी कॉपी जो है वो कौन चेक कर रहा है। क्या पता साउथ इंडिया का प्रोफेसर चेक कर रहा हो, राइट? तो आपको जो है वो दिक्कत हो सकती है अगर आपने जो है वो अ, तमिलनाडु के लिए या साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एनटी में लिख दिया, तो आप गड़बड़ी में जा सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें, है ना? कि भाई इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ गए, तो अपन हैंडल कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपली है, तो आप यहां पर कानून का उपयोग करें। आप यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन्ड है उसका उपयोग करें, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करें। कि भाई आप मेंशन कर सकते हो, अगर मामला जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप मेंशन कर सकते हो कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफियर करे, और पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। और आप पॉजिटिव वे में जो है वो ये चीज मेंशन करोगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाए, कि सेंटर और स्टेट मिलकर बातचीत करके एक सहमति पर आए, कंसेंसस पर आए, राइट? और फिर उसके बाद जो है वो चीजों को रिजॉल्व किया जाए शांतिपूर्वक। तो ऐसे आप आंसर को कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल अपनी राय हाँ या ना में नहीं देना कि हाँ मैं तो बोल रहा हूँ कि हिंदी इंप्लीमेंट करो या मैं अपोज हूँ हिंदी implement। ऐसा ऐसा आंसर होता ही नहीं है। ऐसा आंसर आप लिख दोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमेशा आपका आंसर जो होना चाहिए वो बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए। समझे आप? तो मुद्दा पूरा क्या है वो आप पूरी तरह से जो है वो चीजों को जो है वो समझ चुके हो। थोड़ा सा मैं आपको फीचर बता देता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो देखो, जो पहले जो सिस्टम चलता था 10+2 का, उसको ये रिप्लेस करके 5+3+3+4, ये याद रखना, ये फ्रेमवर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इससे डेवलपमेंटल अलाइनमेंट अचीव होता है और एजुकेशन सिस्टम को एज अप्रोप्रिएट बनाया गया है। बेसिकली मेन मुद्दा हमारा ये था कि हम बच्चों को जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, बच्चों का माइंडसेट इस प्रकार से जो है वो डेवलप करें कि जिससे कि बच्चा जो है वो स्कूल से निकलने के बाद ही जो है वो उसको जॉब मिल सके, प्लेसमेंट मिल सके। तो बेसिकली स्कूल सिस्टम को, स्कूल स्कूल करिकुलम को जो है वो और बेटर बनाने के ऑब्जेक्टिव से ये एजुकेशनल रिफॉर्म हम लोग को देखने को मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दी गई है, जैसे कि इंटर्नशिप करना, फील्ड विजिट करना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है वो बच्चों को सीखना और सिखाना। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी गई है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया गया। निष्ठा जैसे इनिशिएटिव से टीचर्स को नई स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं कि टीचर्स भी जो है वो सीखें, और ये निष्ठा इनिशिएटिव के थ्रू टीचर्स भी जो है वो सीखें और बच्चों को जो है वो बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराएं, है ना? बट इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी हैं बॉस। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि 5+3+3+4 का जो फ्रेमवर्क है, इसका इंप्लीमेंटेशन काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि स्टेट करिकुलम को नए स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना होगा, और एकदम से जो है वो पूरे करिकुलम को चेंज करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंप्लीमेंट करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करते वक्त कुछ कानूनी हर्डल्स भी आ रहे हैं, जिसे रिजॉल्व करना जरूरी है। इसको, इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए राज्यों में स्टैंडर्ड असेसमेंट मैट्रिक सिस्टम होना जरूरी है, हर चीजों को मेजर करने के लिए। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भाई बातचीत करके चीजों का हल जो है वो निकाला जा सकता है, डिस्कशन के थ्रू चीजों का हल जो है वो निकाला जा सकता है। जैसे कि अभी तमिलनाडु जो है वो मान नहीं रही है, और काफी सारी साउथ इंडियन स्टेट जो है
वो बोल रही है कि भाई हम हिंदी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करो भाई, है ना, मिलकर जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बैठकर मीटिंग करें और फिर एक हल जो है वो निकाले जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड 200% चांसेस है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो पूरा मुद्दा क्या है वो आपको समझ में आ गया, पेन और पेपर निकालो, अब जो चीज बताऊंगा बस वो चीज आपको नोट डाउन करनी है। तो हमने देख लिया कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने समग्र शिक्षा अभियान के फंड जो है वो रोक दिए हैं तमिलनाडु के लिए, क्योंकि तमिलनाडु ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज को लेकर जो है वो तमिलनाडु गुस्सा हो गया, बोल रहा है कि भाई आप तो हमारी ऑटोनॉमी के ऊपर जो है वो खतरा बनते जा रहे हो, राइट। आप जो है वो सहकारी संघवाद को जो है वो कमजोर कर रहे हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है वो कमजोर कर रहे हो, हम पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को रही है, पूरा मुद्दा जो है वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी तक ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर लिख लो। समग्र शिक्षा अभियान आज का आपका टास्क है, आप इसके बारे में पढ़ोगे, लिख लो साइड में। समग्र शिक्षा अभियान कहां से पढ़ोगे, विकिपीडिया के फर्स्ट पैराग्राफ को। अब सुनो, तो ये लैंग्वेज का कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ गया कि भाई तमिलनाडु जो है बोल रहा है कि नहीं भाई हम तो तमिल और इंग्लिश ही चलाएंगे, क्योंकि हम भाई 1968 से टू लैंग्वेज फॉर्मूला ही चला रहे हैं, राइट। हम ये जो है वो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं चलाएंगे, इवन हम 1937 में भी हिंदी इम्पोजिशन को रिजेक्ट कर चुके हैं। तो चिंता यही है कि भाई एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में तो ऐसे कैसे काम बनेगा, सेंटर तो जो है वो स्टेट की जो पावर से वो छीन रही है पूरी तरीके से, स्टेट की बात ही नहीं मान रही, तो ये तो कहाँ से फिर कॉन्करेंट लिस्ट में रहने का फायदा हुआ एजुकेशन का, यहाँ पर तो पूरा केंद्र जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है ना, मतलब एजुकेशन का कंट्रोल अपने पास जो है वो रख रहा है। तो तमिलनाडु ने यही आर्ग्यू किया कि पीएम श्री स्कीम है, समग्र शिक्षा जो अभियान जो है ना, तो ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ टाई अप नहीं करना चाहिए आपको, इससे सही नहीं होगा, क्योंकि फंडिंग अगर नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट जो है वो रुकेगा, तो ये गलत है। तो ये वाला सिस्टम, ये वाला फ्रेमवर्क थोड़ा सा ध्यान में रखना, 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये रखा गया है, ठीक है। इसमें बच्चों को जो है वो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का जो है वो किया जा रहा है, फील्ड विजिट करवाई जा रही है। तो ये सब सुनने वाली बात है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टॉपिक ऑलमोस्ट यानी कि अगले 3-4 महीने में आप देखोगे कम से कम 4 से 5 बार आएगा ही आएगा। तो डिजिटल लिटरेसी को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिख लो भाई, पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, टास्क है आपके। निष्ठा निष्ठा इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ेंगे आप, उससे रिलेटेड पूरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बस यही चीज है गाइस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके इंटरनेशनली मतलब उसको जो है वो एक्सपोज किया गया है कि उसके कैंपस जो है वो दूसरी कंट्री में भी जो है वो रहे, जैसे कि आप देख सकते हो तंजानिया यूएई में आईआईटी के कैंपस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्लोबल एक्सपेंशन किया गया है आईआईटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। चैलेंजेस मैंने आपको जो है ऑलरेडी जो है बता ही दिए हैं, ठीक है। बस यही चीज है, सर्व शिक्षा अभियान मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, टीचर एजुकेशन के लिए भी, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, या प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मत लिखो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है कि कौन सा गोल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप ये गोल्स मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और रेगुलर बेसिस पर जो है वो उनको देखना है, अपनी दीवार पर चिपका लो इसका एक पोस्टर निकाल कर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गूगल पे मिल जाएगा, दीवार पर चिपका लो, रेगुलर बेसिस पर उसको बार बार देखो, जिससे कि वो आपको याद रहे। कई बार डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछ लेते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे रिलेटेड है ना, तो टोटल 17 है, वो याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट इसमें क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन है भाई, सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बीच में टेंशन हो गई है, बातचीत करने की आवश्यकता है इस सेंटर और स्टेट को, है ना। तमिलनाडु अल्टरनेटिव अप्रोच जो है वो निकाले, बैलेंस अप्रोच लेकर आनी पड़ेगी, तो ये बातचीत से जो है पॉसिबल है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का टॉपिक जहां पर भी आता है उस पर तो आपको बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, क्योंकि ये आज की डेट की डिमांड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, राइट। बस गाइज यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है, ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको जो है वो इस टॉपिक को सुनना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पता है ना आप सभी लोगों को क्या होता है, जैसे कॉपीराइट होता है, राइट, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है,
राइट, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जीआई टैग्स आपने पढ़ा होता है, ये सब आईपीआर के अंदर जो है वो आते हैं। चलिए, इसको जो है अपन कवर अप करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्टली इंडिया के इनोवेशन और इकोनॉमी से जुड़ा है, इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर, इसका डेवलपमेंट गाइस ना सिर्फ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, बल्कि पूरे दुनिया भर में, ग्लोबल लेवल में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा, तभी दूसरी कंट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी, राइट। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एग्जांपल के तौर पर कि ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो फेक हैं, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाने के लिए ऑर्डर जो है पास कर दोगे। बोलो हाँ या ना, है ना। आपको अगर पता लगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट में बिक रहा है जो फेक है, जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है भारी, तो आप उस प्रोडक्ट पे बैन लगाओगे ना, ऑर्डर पास करोगे। बोलो यस और नो। यस। तो ऐसे ही होता है। अ, तो हम बेसिकली फोकस करते हैं कि जो इनोवेटर है, राइट, जैसे कि एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, आपने लॉन्च किया और आप देख रहे हो कि कुछ महीने बाद आपके प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपीज मार्केट में बिकना शुरू हो गई, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? आप ही को हो रहा है ना। तो ऐसी डुप्लीकेट कॉपीज मार्केट में ना बिके, आपके इनोवेशन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझे आप बात को? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंडिया ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रेमवर्क में बहुत शानदार सुधार किए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया और वर्कफोर्स एक्सपेंशन के प्रयास भी शुरू किए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो है वो शामिल हो। पेटेंट्स की फाइलिंग में भी ग्रोथ देखी गई, लेकिन 2024 में अप्रूवल्स में स्टैग्नेशन नजर आया और काफी सारी चुनौतियां भी देखने को मिली। तो इसी पर ही ये पूरा टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान से सुनो, फिर जो चीज काम की होगी वो मैं लिखवा दूंगा। इंडिया 2023 में 64,480 पेटेंट फाइलिंग के साथ पूरे दुनिया भर में छठी पोजीशन पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर जो ध्यान में रखना है। अभी रुक जाओ, मैं लिखवा दूंगा बाद में। पेटेंट एप्लीकेशन 42,951 2023 और 24 में थी, जो बढ़कर 92,000 92,168 168 जो है वो हो गई 2023-24 तक, जो बैकलॉग क्लियरेंस की वजह से पॉसिबल हुआ। इंडियन एप्लीकेशन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है। 2013-14 में पेटेंट्स 25.5% एप्लीकेशन थी, जो 23-24 में 56% तक पहुंच गई हैं। इससे फॉरेन डोमिनेंस जो है वो कम हुआ, यानी कि हम खुद ही जो है वो इनोवेशन कर रहे हैं, और इसका श्रेय जो है वो जाता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। यस। इवन ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में भी जो है वो चर्चा करें, तो इंडिया अब ट्रेडमार्क फाइलिंग में दुनिया में चौथी पोजीशन पर है। लोग अपने लोगों को ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो उसकी कंपनी का जो नाम है उसको ट्रेडमार्क कराया हुआ है कि जिससे कि कोई और चुरा ना ले, है ना। तो वो चीजें हैं। ऐसा होता है कि लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे वो अपना म्यूजिक क्रिएट करता है, तो उसका उसका जो है वो कॉपीराइट जो है वो खरीदता है, मतलब वो फाइल करता है। ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं कि जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है अगर इलीगली कहीं पर है तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। जैसे मेरे छोटा भाई है, उसका अगर कोई नाम यूज करेगा तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। यस। तो ये अवेयरनेस बढ़ गई है आज की डेट में युवाओं के बीच में, और हमारे यहाँ पर अचानक से ग्रोथ जो है वो देखने को मिली इन सब चीजों में, जो बहुत अच्छा मूव है। इससे हम ग्लोबल लेवल पर जो है वो स्टैंड करते हैं, और जो इनोवेटर्स जो होते हैं उनको जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है, क्रिएटर जो होते हैं उनको एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा पेटेंट ऑफिस में वर्कफोर्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है। काफी सारे लोग पेटेंट ऑफिस में जो है वो काम कर रहे हैं। 272 लोग पेटेंट ऑफिस में थे 2014-15 में, आज की डेट में लगभग 956 या 1000 के आसपास हम लोग को नजर आ रहा है। लेकिन ये अभी भी चाइना और यूएसए के कंपैरिजन में कम है। 2025 यानी कि इस साल के एंड तक 553 नए पेटेंट एग्जामिनर्स को हायर करने का प्लान है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। यानी कि ऐसे लोग को हम हायर करें जो पेटेंट जो भी फाइल करते हैं उनकी वो जांच कर सकें कि सही है या नहीं है।
अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंस के लिए ध्यान में रखना है कि क्या क्या चुनौतियां जो है वो हम लोग को देखने को मिलती हैं पेटेंट इकोसिस्टम में। पहला तो इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा जो है जीडीपी का, वो सिर्फ 0.65% है। लो रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी कि हम रिसर्च पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं। यूएसए के अंदर उनकी जीडीपी का 3.6%, चाइना में 2.4% और सिंगापुर में 2.2% है रिसर्च पर, इस चीज में। बट इंडिया के अंदर बहुत कम रिसर्च पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इंडियन प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सिर्फ 36% है, जबकि यूएसए में 79 और चाइना में 77 और सिंगापुर में 63% तक जो है वो हमें नजर आया है। फिर इसके अलावा फॉरेन कंपनीज अभी भी पेटेंट अप्रूवल में डोमिनेट जो है वो करती हैं। 2022 में फॉरेन पेटेंट्स का शेयर जो है वो 74.46% था, जबकि चाइना का शेयर सिर्फ 12.87% था। इंडिया का रिलायंस फॉरेन टेक्नोलॉजी पर अभी भी हम निर्भर हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी पर, जो ट्रेड डेफिसिट और क्रिटिकल सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंस की अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर रहा है। तो हम लोग को जो है वो मेनली फोकस जो है वो करना है और इस चीज पर एग्रेसिवली काम करने के ऊपर। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो चैलेंजेस होते हैं वही सोल्यूशन होते हैं। इवन हमारे पास मैन पावर जो है वो कम है। कोई भी पेटेंट की एप्लीकेशन जब आती है, उसकी प्रोसेस में मैन पावर शॉर्टेज की वजह से टाइम लगता है, अप्रूवल्स में डिले होते हैं। पता है आपको, इंडिया में एवरेज 58 महीने लगते हैं पेटेंट अप्रूव होने में। 58 महीने, समझ रहे? 58 मंथ्स कोई पेटेंट को अप्रूव होने में, एवरेज। जबकि यूएसए में सिर्फ 21 महीने में ही पेटेंट अप्रूव हो जाता है। क्योंकि भाई नॉर्मल सी चीज है ना, जब किसी व्यक्ति का प्रोडक्ट का पेटेंट अप्रूव होगा उसी के बाद तो मार्केट में उसको लॉन्च करेगा। तो आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने में उसको कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए लोग लॉन्च नहीं करते, डरते हैं। और इसलिए हम पीछे होते जाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप चीजों को लॉन्च करोगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। कमॉन से यस और नो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि जल्दी जल्दी अप्रूवल हो। एप्लीकेशन की प्रोसेस को ईज करना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा। कई डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग्स वीक रिसर्च और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। ये पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स के लिए चैलेंज होता है। नया स्टार्टअप खुला भाई, बहुत पैसे उन्होंने जो है वो लगाए, बट कोई ना, उनकी एप्लीकेशन की क्वालिटी जो है वो खराब निकली, पुअर क्वालिटी की थी, इसलिए उनको अप्रूवल नहीं मिल पाया। खत्म पूरा, पूरी मेहनत खत्म स्टार्टअप की, इतना पैसा उन्होंने खर्च किया वो खत्म। इवन ये जो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म काफी वीक है। यानी कि इलीगल तरीके से लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, ऐसे भी केसेस जो है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करो, जितनी भी ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है पेटेंट फाइलिंग में उसको डिटेक्ट करो एआई की मदद से। तो इससे एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसा कम लगा रहे हैं तो उसमें पैसा लगाओ, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इंकरेज करो कि वो R&D पर पैसा जो है वो लगाए, पेटेंट्स में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्ट को स्टैब्लिश करना चाहिए, जो जितने भी मुद्दे होते हैं पेटेंट से रिलेटेड वो जल्दी रिजॉल्व हो सके। कॉपीराइट से रिलेटेड मुद्दे के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगानी चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी ना करें। इंटरनेशनल ट्रीटीज में इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, जैसे कि रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है और काफी बार यूपीपीसीएस में भी देखने को मिला है। फिर यूनिवर्सिटीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजुकेशन को इंटीग्रेट करना और स्टार्टअप्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना, जिससे उन्हें पेटेंट प्रोसेस समझने में जो है वो मदद मिले। तो ये है इस पूरा वाला टॉपिक। प्रीलिम्स में आपसे पेटेंट फाइलिंग से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानून से रिलेटेड, रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में जो है वो पूरा एक लेक्चर है, जो आपके जीएस पेपर 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चैप्टर में जो है वो आता है। तो ये आपने अगर पढ़ा है बहुत ध्यान से तो इसको आज ही जो है वो रिवाइज करिए। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपने बैच को ज्वाइन कर लिया तो ये टॉपिक तो आपको मिल ही जाएगा। प्लस अगर कहीं और किसी कोचिंग में आपका जीएस पेपर 3 पूरा कंप्लीट हो गया और ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भाई गंभीरता का विषय है ये, इस पर काम करना जरूरी है। बट हाँ, अभी आप कोचिंग में एनरोल्ड हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद ये टॉपिक आपको पढ़ाया ही जाएगा। तो इसलिए ये सब टॉपिक्स जो होते हैं ना,
आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गाइज अपनी प्रिपरेशन के लिए, ये चीज याद रखना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है, और उसका सबसे इजी तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में झांको। अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी बुकलेट ले आओ, प्रीलिम्स मेंस दोनों की। उसको जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है वो चाटो। रोज एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से शुरू करो भाई, बट करो। तो देखो, इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फ्रेमवर्क जो है उसमें बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। पेटेंट फाइलिंग जो है वो काफी इंक्रीज हो गई है, बट अभी भी 2024 में स्टैग्नेंट हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि थमी हुई है। बट ठीक है, फिर भी ज्यादा है। अच्छा, ये लिख लेना भाई, इंडिया ने ज्वाइन किया है रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, ये चीज याद रखेंगे आप। इंडिया ने इस ट्रीटी को जो है वो ज्वाइन कर लिया। अब ये क्वेश्चन ये पूछेंगे ट्रीटी किससे रिलेटेड है, तो आईपीआर ऑप्शन होगा, उससे रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर में छठी पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है पेटेंट एप्लीकेशन के मामले में। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा आपको लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। बाकी पूरी चीज आप लिख लो। पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो बड़ी है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। रेसिडेंट इंडियन एप्लीकेंट्स जो है वो भी बड़े हैं। फॉरेन डोमिनेंस जो है पेटेंट फाइलिंग का थोड़ा कम हुआ है, अच्छी बात है ये। ट्रेडमार्क में इंडिया जो है वो चौथे स्थान पर हम लोग को देखने को मिल रही है ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए, यूएसए, चाइना, रशिया के बाद। ट्रेडमार्क पर भी एप्लीकेशन इंक्रीज हुई है। पेटेंट वर्कफोर्स भी जो है वो बड़ा है, बट अभी भी कमी है। चैलेंजेस में आप लिखोगे क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो है, बट इसका ये आप थोड़ा सा ये वाला मेंशन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ लिख लो अभी के लिए, उसको 2-3 बार देखोगे तो याद रहेगा, बट आंकड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आज भी हम फॉरेन पेटेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। हालांकि हम लोग, हमारे इंडियंस जो है वो पेटेंट फाइल कर रहे हैं, बट फिर भी आज भी फॉरेनर्स जो है वो ज्यादा पेटेंट इंडिया के अंदर फाइल कर रहे हैं। मैन पावर की शॉर्टेज है, पेटेंट प्रोसेसिंग में काफी डिले होता है, ये लिख लेना भाई। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एवरेज एक पेटेंट को अप्रूव होने में इंडिया के अंदर 58 महीने लग जाते हैं, यूएसए में 21 महीने में अप्रूव हो जाता है मात्र। पेटेंट एप्लीकेशन की क्वालिटी सही नहीं रहती, क्योंकि सही जगह से लोग जो है फाइल नहीं करवाते। होता है भाई बहुत बार। मेरे छोटे भाई का ही रिजेक्ट हो गया था एक बार। हमने एक सीए से जो है वो करवाया था, तो उसमें रिजेक्ट हो गया। उसके नाम को लेकर हमने उसको बोला भी था कि मैंने कहा यार इसमें बहुत सारे नाम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, तो बोलता कि यार एक बार डालो तो फिर देखा जाएगा। फिर अननेसेसरली डबल पैसा लगा। फिर जब डबल पैसा लगा तो फिर मैंने अपनी चाल जो है वो चली। एक्चुअली वो म्यूजिक प्रोडक्शन से बिलोंग करता है, उसका जो नाम है, वो नाम जो है वो बेसिकली एक फूड कंपनी के नाम के साथ जो है वो उसका फर्स्ट जो नाम था, एपिक, जो फर्स्ट जो वो था, तो वो किसी फूड कंपनी के साथ जो है वो क्लैश कर गया। तो फिर मैंने उस लॉयर को गाइड किया, मैंने कहा देखो यार भाई, आप एक काम करो, सिंपली इसके अंदर मेंशन करो कि आपकी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री है। दोनों का बिजनेस अलग है, दोनों का प्रॉफिट्स अलग है, दोनों की ऑडियंस अलग है ना। हम एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आप ये कंजम्पशन फील्ड से जो है बिलोंग करते हो। तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपका लोगो डिफरेंट है, हमारा लोगो डिफरेंट है ना। नाम के ऊपर जो है वो केस मत लड़ो। तो फिर वो उस लॉयर को समझाया। फिर जो उनका अपोनेंट लॉयर था, मैंने फिर उसको फोन किया, क्योंकि वहां पे पूरे नंबर्स आए थे ना कि भाई आप किस लॉयर के साथ जो आप फाइट करोगे। तो मैंने उसको फोन किया। बहुत समय तक बॉम्बे का था भाई, बहुत समय तक तो उठाया नहीं उसने। ईमेल्स वगैरह डाले, बहुत कुछ किया, पर मैंने उसको मेंशन किया कि अलग अलग वे में, जब आपसे कोई कांटेक्ट ना करे ना, तो आपको फिर दूसरी चाल जो है वो चलनी चाहिए। मैंने केस के सिलसिले में उससे बात करी, फिर धीरे से अपनी बात रखी। तो अब लॉयर समझदार लोग होते हैं यार, मतलब ये तो ऐसे थोड़ा ना कि भाई बन जाएंगे मामू। फिर बोलता कि मुझे लग ही रहा था कि आप जो है वो केस के विषय में बात नहीं करने वाले हो, आप अपने विषय में बात करने वाले हो। तो मैंने उसको समझाया, तो वो मान गया बेचारा, बोलता कि हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे डर था वो फिर से जो है वो काउंटर केस फाइल ना कर दे। देखो ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे आप, चुनौतियों में, चैलेंजेस में। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो चैलेंजेस होते हैं वही उसके सोल्यूशन होते हैं। भाई पैसा नहीं लगा रहे हो तो पैसा लगाओ। डिले हो रहा है तो मैन पावर को इंक्रीज करो कि अप्रूवल जो है वो जल्दी आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करो, डिजिटलाइजेशन का उपयोग करो, बस दैट्स इट। क्या है इस टॉपिक के अंदर? कुछ भी नहीं है। क्या है याद रखने वाला? कुछ नहीं है। नेचुरल। अब एक टॉपिक जो आ रहा है वो सुनने वाला टॉपिक है।
ग्लोबल सी आइस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। कितने समय से आप सुन रहे हो कि भाई पूरे दुनिया भर में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, पेरिस क्लाइमेट डील जो है, वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। कम ऑन से यस और नो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो ये पूरी चीजें? यस। तो एनीवेज, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनना। हमारे क्लाइमेट सिस्टम और ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड ये टॉपिक है, डिक्लाइनिंग ग्लोबल सी आइस और उसका इंपैक्ट क्या होता है। अच्छा, अरे सी आइस की बात हो रही है, अब सुनना, मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा। सी आइस मतलब समुद्र है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा है। समुद्र है, उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा, दैट इज सी आइस। यस। यस, कमन से यस और नो। आइस शीट्स बोलते हैं ना लोग, आइस शीट्स। और एक होता है ग्लेशियर। सिर्फ अभी यस और नो में मुझे इसका कमेंट पे आंसर लिखकर बताएंगे कि अगर ये सी आइस मेल्ट होगी, अगर ये सी आइस मेल्ट होगी तो क्या समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा? ये सी आइस मेल्ट होगी तो क्या समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा? सी लेवल जो है वो बढ़ेगा सी आइस के मेल्ट होने से? सिंपली से यस और नो। तो भैया जिसने यस लिखा है, वेरी गुड। थोड़ी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि अभी शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ज्योग्राफी के। जिसने नो लिखा है, फैंटास्टिक, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने करते हुए काम कर रहे हो। अब देखो, मैं सिंपली सी चीज आपको समझाता हूं। ग्लेशियर जो होते हैं ना, ये बेसिकली जमीन के ऊपर होता है ना, और सी आइस मतलब समुद्र के ऊपर। अब ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो लैंड पर है। अब सी आइस जो है वो ऑलरेडी कहां पर है? समुद्र पे है। चलो और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी भी, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक ग्लास लेना, उसके अंदर दो बर्फ डालना है। ऑन द रॉक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। सिर्फ पानी डालना है ना, पानी के अलावा और कोई कलरफुल चीज नहीं डालनी है, 30 60। तो सुनो, तो आपने आइस डाली, उसके ऊपर पानी डाला, ग्लास को पूरा भर दिया। अब वो आइस मेल्ट होगी तो पानी गिरेगा क्या बाहर ग्लास के? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर गिरेगा, नहीं गिरेगा। क्यों? यही तो प्रॉब्लम है, आपने साइंस को ढंग से पढ़ा नहीं है। हर एक टॉपिक इंटर रिलेटेड है। जो वॉल्यूम होता है ना आइस का, आइस का जो वॉल्यूम है, वो बेसिकली पानी के अंदर एडजस्ट हो चुका है, आइस क्यूब का वॉल्यूम, राइट? तो वो अगर मेल्ट भी होगा तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उतनी ही जगह मेरे वो पानी कर देगा। तो पॉइंट इज दैट। तो इसलिए अगर सी आइस मेल्ट होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सी लेवल राइज का। बट ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। बट एक चीज है, अगर सी आइस मेल्ट होंगे तो एक चीज का फर्क ये पड़ेगा कि वार्मिंग तो होगी, टेम्परेचर लेवल तो इंक्रीज होगा। बोलो कैसे? याद करो, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक को, अल्बीडो इफेक्ट को। हालांकि वो स्नो से एसोसिएटेड ज्यादा रहता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो पानी को गर्म करने से रोक रही है आइस। क्योंकि सूर्य की हीट जो है वो पानी को गर्म कर देती है, बट आइस से टकराकर सूर्य की हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कि नहीं? तो अगर ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो इन फ्यूचर जो है वो वार्मिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यू हैव टू रिलेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट, आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को रिलेट करना पड़ेगा, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो होगी आपकी सिविल सर्विसेज के लिए। समझे गुरु? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अभी रुको, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझते हैं इस टॉपिक को हम लोग। क्या बता रहा है भाई टॉपिक? यूएसए का नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर, इसके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया भर का सी आइस कवर फरवरी 2025 में 15.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम लेवल है। जो 2023 में 15.93 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। अभी जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सी आइस है, वो अपने लोएस्ट रिकॉर्डेड लेवल पर है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिक्लाइन ओशियन टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण हुआ है। लेट फ्रीजिंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो आइस को तोड़ देते हैं,
और पोलार रीजन में एयर टेम्परेचर को इंक्रीज होने की वजह से हो रहे हैं। तो एज सिंपल एज दैट। तो सी आइस क्या है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना ये वाली डेफिनेशन, बाकी लिखने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि ज्योग्राफी में आ जाएगा। तो सी आइस वो आइस होती है जो पोलार क्षेत्र में समुद्र में जमी है, जो समुद्र के पानी के फ्रीज होने से बनती है। ये आइसबर्ग्स, ग्लेशियर और आइस शीट से अलग होती हैं। देखा, आइसबर्ग, ग्लेशियर, आइस शीट, मतलब सी आइस और आइस शीट एक जैसी है वैसे तो, क्योंकि ये सीजन के साथ मेल्ट और एक्सपेंड होती हैं। लेकिन सी आइस अपने फॉर्मेशन के बाद थोड़े टाइम तक वैसी की वैसी जमी रहती हैं, समुद्र में रहती है ना। चलो, अब सी सी आइस जो है वो क्यों डिक्लाइन हो रही है, बहुत सिंपल सी चीज है, पॉइंट्स आपको जो है वो ऑलरेडी पता होने चाहिए। डिलेड फ्रीजिंग हो रहा है, ओशियन टेम्परेचर के बढ़ने से ये जम नहीं पा रही हैं, इनका जमना जो है वो बहुत स्लो हो गया है। हडसन बे कनाडा में है, ये लिख लेना। हडसन बे, ये क्वेश्चन आ सकता है कहां पर है ज्योग्राफी के अंदर, कनाडा में। बाकी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर दूसरा कारण है भाई मरीन हीट वेव्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन कारण है ये। समुद्र में जो है वो हीट वेव्स चल रही हैं, वार्म करंट्स चल रहे हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हुई, आर्टिक की तरफ एक्स्ट्रा हीट जो है वो ट्रांसफर करती हैं, जिससे सी आइस जो है वो डिक्लाइन हो रही है। आइस ब्रेकिंग विंड्स, बैरेंट और बियरिंग सी में तूफान की वजह से सी आइस जो है वो फ्रेगमेंट हो जाती है, यानी कि कहीं पर है कहीं पर नहीं है, राइट, जिससे आइस मेल्ट होने से ज्यादा एक्सपोज जो है वो हो जाती है। एंटार्क्टिक आइस जो जमीन से अलग है, अपनी फ्लोटिंग नेचर की वजह से आसानी से ब्रेक हो जाती है। फिर टाइम के साथ आर्टिक सी जो है, मतलब इसकी जो बर्फ है, ये पतला और वीक हो जाता है समय के अकॉर्डिंग। थिन आइस होती है ना हम लोग को देखने को धीरे धीरे करके, बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। स्वालबार्ड, नॉर्वे, ये देखो स्वालबार्ड से रिलेटेड फिर से ये देखो आ रहा है। तो ज्योग्राफी में जो लोकेशंस वगैरह जो आ रही हैं उसको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं है इसमें। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पूरे दुनिया भर का ओशियन सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ठीक है। सी आइस एक हीट इंसुलेटर का काम करता है, जो ओशियन से एटमॉस्फेयर में हीट के लॉस को लिमिट करता है। बट अब इसके ये नहीं होगा तो पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो और गर्मी होगी, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है यार इसके अंदर। दैट्स इट, इतना ही बस टॉपिक था, बाकी और डिटेल में ये सब आंकड़े वगैरह लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जितनी चीजें इस टॉपिक में मैंने आपको लिखने के लिए बोली बस उतनी चीजें ही लिखिएगा। चलिए, आर्टिक मरीन हीट वेव्स, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बट ज्यादा लिखना नहीं है, सेम सेम टाइप का ही टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है वो आर्टिक क्षेत्र और उसकी मरीन लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। आर्टिक मरीन हीट वेव्स, नाम से मैं आर्टिक क्षेत्र में जो है वो, आर्टिक क्षेत्र में जो समुद्री इलाका है वहां पर हीट वेव्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं जो है वो चल रही हैं। ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑब्वियसली। तो रीसेंट स्टडी के मुताबिक आर्टिक और सब आर्टिक क्षेत्र में जो जानवर हैं, मैमल्स हैं, इन पर मरीन हीट वेव्स का सीवियर इंपैक्ट हो रहा है। और देखो यार, नॉर्मल सी चीज है, जो समुद्र में रहने वाली जो प्रजातियां होती है ना, वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। हल्का सा भी टेम्परेचर अगर इधर उधर होता है ना तो बेचारे मर जाते हैं। अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपके आपने अगर कभी आपके घर पे एक्वेरियम होगा, फिशेज वगैरह आपने पाली होंगी, तो पता है उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप घर में फिश को लेकर आते हो, राइट, कुछ दिन तक पालते हो, फिर जब उनके पानी को चेंज करने की बारी आती है ना, तो अक्सर लोग जो है वो गलती करते हैं। मछली को निकाला, नया पानी डाला, मछली को नए पानी के अंदर डाल दिया, और देखना अब मछली मर जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये जो एक्वेटिक स्पीसीज जो होती है ना, पानी में रहने वाली जो प्रजातियां होती हैं, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। इनका एनवायरनमेंट हल्का सा भी चेंज होता है तो ये मर जाती हैं। तो द रीजन बीइंग इज दैट, इसीलिए मेरे पास अभी गोल्ड फिश है, उनको 7-8 साल हो चुके हैं, और टचवुड उनको कुछ नहीं हुआ, और ऊपर वाला ना करे कभी उनको कुछ हो। मेरे पास टर्टल्स भी हैं, राइट, वो लीगली वाले, लीगल वाले है ना, लीगल वाले नहीं, लीगल वाले टर्टल्स हैं। और वो बेसिकली 10 साल हो गए उनको। द पॉइंट इज दैट कि आपको उस तरीके से मेंटेन अगर रखोगे तो ये स्पीसीज जो है वो सरवाइव करती हैं। बट अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो जब भी हम लोग जब क्लीनिंग करते हैं, तो उस समय जो है वो हम ये इंश्योर करते हैं कि 30% जो पानी हम उनका है, मछली का, पहले से वो उसी टैंक में रहे।
राइट। 70% पानी जो हम क्लीन करते हैं, 30% एज इट इज रखते हैं कि उनको लगे कि हाँ भाई वो अपने ही एनवायरमेंट में है, क्योंकि उनके लिए एनवायरमेंट तो उनका पानी है ना। और दूसरा कि टेम्परेचर जहां पर उनको शिफ्ट करते हैं उस जगह पर भी टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। तो दोनों टेम्परेचर उनके मेंटेन रहते हैं, और जब तक टेम्परेचर मेंटेन ना हो तब तक उनको ट्रांसफर नहीं किया जाता। और वो पॉसिबल होता है कि कुछ घंटों के लिए, और एकदम फ्रेश पानी नल से निकाल कर उनको देना नहीं चाहिए, कुछ समय तक पानी जो है वो आप अलग रखो। तो बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है भाई, बहुत ध्यान से पालना रहता है। मेरे पास भी बहुत मछलियां मरी हैं। तब फिर मैंने फिर रिसर्च करी, पूछा लोगों से, तब जाकर ये चीज करी। तो यू गाइस विल बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, आने वाले समय के ऑफिसर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। और इसकी शुरुआत होगी आपके अपने घर से ही, आपके अपने मैनेजमेंट से, आपके टाइम मैनेजमेंट से, हर चीज से। तो रीसेंट स्टडीज के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये जो प्रजातियां हैं, ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही हैं। तो मरीन हीट वेव्स आपको पता ही है भाई, ओशियन का पानी के टेम्परेचर में अनयूजुअल और प्रोलॉन्ग इंक्रीज होना, यानी बहुत समय तक अगर टेम्परेचर गर्म है समुद्री क्षेत्र का, तो हीट वेव्स जो है वो रिलीज होती हैं। बस यही है और कुछ नहीं है। इसमें मैमल्स जो है वो मरते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, देखो मोर्टालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है काफी तेजी से। ठीक है। इकोलॉजिकल डिसरप्शन भी हो रहा है, एक प्रजाति दूसरे क्षेत्र में जो है वो जा रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वो हो रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो बचने के लिए दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बट दूसरी जगह ऑलरेडी कोई और दूसरी प्रजातियों का डोमिनेंस है। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये डेफिनेशन लिख लेना मरीन हीट वेव्स की, ये वाला फैक्ट बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज। तो जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में, जब समुद्र के सतह का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज हो जाए फॉर एटलीस्ट 5 कंटिन्यूअस दिन के लिए, और या फिर 1 साल तक हो सकता है, और कई बार तो सालों तक हो सकता है, पूरे साल के लिए भी हो सकता है, तो उसको आप बोलेंगे मरीन हीट वेव्स। ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो बस ध्यान रखेंगे। कारण इसके क्या है, तो कारण मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन करंट में चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं, ऑयल ड्रिलिंग हो रही है, कोस्टल डेवलपमेंट भी आर्टिक मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब जो है वो कर रहा है। तो ये चीज है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को जो है वो खतरा है। राइट, मछलियां मर रही हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। केल्प फॉरेस्ट, समुद्र के नीचे का जंगल है, केल्प फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है कई बार। इन्वेजिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजाति जो है वो गर्म पानी में जो है वो आ जाती हैं, जो वहां की जो मौजूदा प्रजाति है, उनको खत्म कर देती हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगते हैं, हुरिकेन्स होंगे, तूफान आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, सीवियर फ्लड हो जाएगी, कोस्टल एरिया डैमेज हो सकते हैं। राइट, तो ये सब चीजें हैं। 2100 तक मरीन हीट वेव जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 50 गुना ज्यादा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में होंगी। तो अभी स्थिति संभाली नहीं गई तो और स्थिति जो है वो बिगड़ने की काफी ज्यादा संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नेक्स्ट आने वाला है, जिसमें मैं आपको नोट डाउन कराने के लिए कुछ चीजें बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है ये दिख रहा है। टॉपिक जो है वो है गोस्टली मैसेंजर्स। गोस्टली मैसेंजर्स। तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो अभी तक का, और ये बेसिकली क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करके किया गया है, जो मेडिटेरेनियन सी में है। आज आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ देखें, अभी कभी देखो, अभी आप स्टडी रूम में हो अपने, तो आपके दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप है, जाओ वर्ल्ड मैप की तरफ और जाकर देखो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, और उसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, उनके नाम पढ़ो अभी के अभी, वीडियो को पॉज करके। तो देखो, अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने ये देखा देखा कि भाई अभी तक का सबसे हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो। पता है आपको, हमारे आसपास हर जगह पर न्यूट्रिनोज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बट इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट अभी तक का इन्होंने हाईएस्ट एनर्जी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व कर लिया है। और न्यूट्रिनो जो ऑब्जर्व किया गया है, ये ARCA डिटेक्टर के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व किया गया फरवरी 2023 में।
और 120 क्वाड्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे मेजर किया गया। 30 गुना ज्यादा एनर्जेटिक है ये प्रीवियसली डिटेक्टेड न्यूट्रिनो से। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पहला वाला पॉइंट जो है वो आप लिख लो। तो ये डिस्कवरी एक हमें ये बताएगी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को स्टडी करने में, गामा रेज बर्स्ट को स्टडी करने में हेल्प करेगी। तो न्यूट्रिनोज जिसको नहीं पता, आप उनकी डेफिनेशन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना हाई है। तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिन्हें गोस्ट पार्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गोस्ट पार्टिकल किसको कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे आप न्यूट्रिनो को। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पहला पॉइंट। मासलेस होते हैं, ऑलमोस्ट मासलेस, और रेयरली किसी मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। कॉस्मिक रेस के अपोजिट, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो, न्यूट्रिनो जो है वो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। इनको कॉस्मिक मैसेंजर्स के तौर पर भी कहा जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग थ्योरी में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। न्यूट्रिनोज के सोर्स की बात करें कि भाई कहां से ये जनरेट हो रहा है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो सन में होता है, स्टार में होता है, सोलार न्यूट्रिनोज वहां से, सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक रेस, बिग बैंग, राइट। तो ये न्यूट्रिनोज अर्ली यूनिवर्स के हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपने इसको स्टडी कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना है। इनके टाइप्स वगैरह याद रखने में सिर्फ तीन मतलब ये चीज आप लिखेंगे, बहुत लाइट वेट के होते हैं, वो मैंने आपको लिखवाई दी है, ये पूरी चीज ऊपर ही लिखवा दी ना, मास वगैरह की इनकी। ऑलमोस्ट मासलेस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रियरली इंटरैक्ट विथ एनी मैटर, किसी भी मैटर के साथ रियरली इंटरैक्ट करते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ न्यूट्रिनोस, तो ये लिख लेना आप। ये एग्जिस्ट करते हैं तीन फ्लेवर्स में या तीन टाइप्स में, ये तीन टाइप्स लिख लेना, कभी कभी ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मासेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। ठीक है। जब भी न्यूट्रियो कोलाइड करता है, आपस में टकराता है किसी पार्टिकल के साथ, तो वो एक रेडिएशन रिलीज करता है जिसको चेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। ब्लू लाइट इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, फेंट फ्लैश होता है ब्लू लाइट का, जो साइंटिस्ट जो है वो उपयोग करते हैं इनको, इनके इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए। ये लिख लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रेडिएशन चेरेनकोव रेडिएशन किससे रिलेटेड है, तो न्यूट्रिनो से रिलेटेड है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इनकी ऑब्जर्वेटरी भाई अंडरग्राउंड रहती है, इनकी ऑब्जर्वेटरी। तमिलनाडु के अंदर भी हम इसको बना रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहाड़ के नीचे है ये ऑब्जर्वेटरी, तैयार हो रही है, जो पहाड़ के नीचे। ये पूरी ऑब्जर्वेटरी के नाम लिख लेंगे आप कि कहाँ पर है, कौन सी है। मेडिटेरेनियन पे है KM3 नेट। आइस क्यूब जो है एक बहुत ही बड़ी न्यूट्रिनो डिटेक्टर है आर्टिक सी में। और इंडिया के अंदर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है। और हर जगह ये अवेलेबल होता है वैसे न्यूट्रिनो, बट इनको अंडरग्राउंड ही आप डिटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत नीचे धरती के। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया है, तो आइए देखते हैं इस केस में क्या है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने NMC की गाइडलाइन के अगेंस्ट जो है वो रूलिंग दी है और कहा है कि ये मनमानी है, और इसको डिस्क्रिमिनेटरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन, जिसमें कहा गया कि कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, PWD वाले जो लोग होते हैं, टू हैव बोथ हैंड्स इंटैक्ट विथ इंटैक्ट सेंसेशन एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, ये मतलब इनकी गाइडलाइंस थी कि जिसके दोनों हाथ खराब होंगे तो उनको जो है, उन्हीं को जो है वो मिलेगा मेरे ख्याल से शायद सर्टिफिकेशन या अप्रूवल कि आप जो है वो रिजर्वेशन के बेनिफिट उठा सकते हो। तो उससे रिलेटेड इनकी गाइडलाइन को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, ये वाला केस अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत लिखना बिल्कुल। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट जो है नहीं है, इस प्रकार के तमाम केस जो है वो आते रहते हैं। अगर बाई चांस इससे रिलेटेड कोई मूव आता है सामने तो मैं आपको उसको कवर अप कराऊंगा, बाकी ये काम का नहीं है अभी आपके लिए। हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसके बारे में आज ही आप पढ़ेंगे, और यूनाइटेड नेशन का ये कन्वेंशन भी, ये मत पढ़ो,
पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके बारे में बस एक बार नोट डाउन जो है वो कर लो। और हमारा आर्टिकल 41 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक बार बस आज पढ़ना। भारत भारत का कपड़ा उद्योग जो है, कपड़ा क्षेत्र जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 2.3% इंडिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, और 45 मिलियन लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो बस ये फैक्ट ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। ये फैक्ट ध्यान में रखना, बस इतना लिख लो लिखना चाहो तो, बाकी आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चाइना के बाद जो है वो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का और गारमेंट्स का। मित्र पार्क स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लार्ज स्केल टेक्सटाइल पार्क हम बनाएंगे। ये भी लिख लेना, मित्र पार्क स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल पार्क से रिलेटेड। ठीक है। ये मरीन हीट वेव से रिलेटेड एक टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आ गया, ट्राई करना इस क्वेश्चन का आंसर देने की। और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं या फिर आपकी प्रिपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट जो है वो दें। और आंसर तो जरूर लिखा करें कमेंट पर, वो आप ही के लिए जो है फायदेमंद होगा। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर का पेड कोर्स है। और अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा।